तरह बोला गया वहाँ पर हम आशूर की बात करें, अरफे की बात करें, अरबईन की बात करें, या वहाँ 13 रजब या 3 शाबान की बात करें, या हम रमज़ान के उम्रों की बात करें कि भाई पूरा रमज़ान उम्रे के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं मक्के में और मदीने में, और जो ज़ियारात के हवाले से अगर बात करें तो जो लोग यहाँ जाते हैं किसी भी तरीके से जाते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर 24 घंटे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई सादा आदमी नज़र आ जाए, कोई ऐसी फैमिली नज़र आ जाए जो परेशान हो, रो रही हो, दुआ मांग रही हो, तो फौरन उसके पास जाते हैं और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उनके हाथ में एक वॉकर भी होती है, उसमें बच्ची होती है छोटी सी कि हम 3 लोग थे, जेब कट गई, हम किधर सोए हैं। अच्छा, एक आदमी सोचता है परदेश है, हम तो होटल में सो रहे हैं, ये वाकई हमारे मुल्क के लोग हैं और ये वो, तो वो मेरे ख्याल में महीने में लाखों डॉलर कमा लेते होंगे, क्योंकि दिन में अगर 6, 8, 10 लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया और 500, 600 डॉलर खींचे लोगों से और दिन के 6-5 हज़ार डॉलर कमा लिए, तो आप लगा लें इनका तो कोई अंदाजा ही नहीं है कितनी रकम कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस पे जफर अब्बास साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी। कराची पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला शहर है, जाहिर है कि उसको मैनेज करने में भी बड़ी दुश्वारियां होती हैं, लेकिन वहां भिखारियों की भी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह के नाम पर मांगना, जाहिर है कि जब आपका नाम आपने एक ऐसी मतलब अल्लाह ताला का नाम लेके मांग रहे हैं या सदका देके मांग रहे हैं, तो ज़्यादा लोग पैसे निकाल देते हैं, जेब से दे देते हैं। लेकिन वहां पर क्या सिचुएशन है? क्या वहां पर भिखारियों की तादाद में यूं ही इजाफा होता जा रहा है? पढ़े लिखे भिखारी भी हैं, इस तरह वाले भिखारी भी हैं? देखें, मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ा वारदात हैं इसके अंदर और मुख्तलिफ तरीके से लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। हमने लास्ट गुज़िश्ता ईयर रमज़ान की चांद रात को हमने ऐलान किया था कि हम जो है फ़कीरों का, जिस तरह हमने फलों का बाइकआउट किया था, फ़कीरों का भी करेंगे। आप यकीन करें, वही कराची शहर जहां पर सिग्नलों और चौरंगियों पे पहली रमज़ान से 12-12, 15-15, 20-20 फ़कीर होते थे। लोगों ने साथ दिया, इनको भीख ही नहीं दी। जब इनको भीख नहीं मिली तो ये गायब हो गए 2-3 महीने के लिए, फिर ये वापस गए जहां जहां से आए हुए थे। अभी उसके बाद एक और माफिया है जो रोजाना की सुबह मुख्तलिफ चौरंगियों के ऊपर लोगों को बैठाता है लाके। वो ये सिलसिला करता है कि जिन लोगों को दूसरे शहरों से अगवा किया होता है उनके हाथ पांव तोड़ के 2-4 साल बाद जब बाहर निकालता है, किसी का एक हाथ काट दिया, किसी की जबान, किसी को ज़हनी तौर पे माजूर कर दिया, उनको लाके एक ऐसी जगह बैठा देते हैं किसी चौराहे चौरंगी पे जो परमानेंट उनकी जगह होती है। नहीं जफर अब्बास साहब, कोई सिस्टम, कोई पुलिस, कोई इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होती इनके खिलाफ? नहीं, स्टेट के हमने बार बार बोला, हमने मुहिम की, हमने आज से 4-5 साल पहले जब SSP ये थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, हमने की है, इसके ऊपर भी कार्रवाइयाँ की हैं, हमने एक्टिविटीज की, लेकिन स्टेट को इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे और मेरे ख्याल में इस पर वर्किंग हो रही है। हमसे एक इदारे ने रब्ता किया था कि इसको किस तरह से हो सकता है मैनेज, अगर मजबूत कानून साजी हो कि रोड पे मांगने वाले फकीरों, औरतों, मर्दों, बच्चों, लड़के लड़कियों को अलग अलग डिवाइड किया जाए और इनको 2-2 महीने के लिए कम से कम एक ऐसे सेंटर पहुंचा दिया जाए जहां से कोई माफिया, कोई शख्स इनको छुड़वाने आए तो 2 महीने नहीं छुड़ा पाए, जहां इनकी जहन साजी की जाए, इनको हुनर सिखाया जाए और इनको इंसान बनाया जाए कि भाई ये क्या तरीक़ाकार है। क्योंकि देखिए, शहर की इज्जत तो खत्म हो रही है। और जहां तक अभी टीवी के ऊपर चला कि सऊदी अरब ने जब, या इराक के अंदर से जो आवाज आई कि पाकिस्तानी, तो मेरा अपना आंखों देखा है, हमने इराक में खुद देखा अपनी आंखों से कि वहां पर एक प्रोग्राम के अंदर एक कि जो भी हर दूसरा तीसरा मांगने वाला मिल रहा था पाकिस्तानी था, और ये बड़ा अफसोसनाक है। बेवकूफ बनाते थे, पूरी फैमिली एक साथ खड़ी होती है और आपसे बोलेगी, आप भी प्रदेश में ना, अगर आपको एक साफ सुथरे हुलिये में फैमिली मिलेगी, बोलेगी हमारी जेब कट गई, हमारे सारे डॉलर चले गए, पासपोर्ट चला गया, हमें कम से कम वापसी का टिकट करा दें, तो आप 6-8 लोग सब मिलकर 100-100 डॉलर देंगे तो उनको 600-800 डॉलर। बिल्कुल, यही पॉइंट है। ये आपको वैसे बाय द वे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये सब सड़कों पे मिलता है। मैं डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या वजह क्या है, क्योंकि देखिए हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, वहां जाते कैसे हैं? जी जी, ये बताएं जफर अब्बास साहब, ये कितना पैसा कितना इकट्ठा कर लेते हैं? अच्छा खासा पैसा तो इकट्ठा हो जाता है अगर हम थोड़े थोड़े पैसे भी काउंट करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा देते हैं। अगर जैसे हम किसी त्यौहार की बात करें, ख़ास या किसी इवेंट की बात करें, जैसे अगर इराक का जिस तरह बोला गया वहाँ पर हम आशूर की बात करें, अरफे की बात करें, अरबईन की बात करें, या वहाँ 13 रजब या 3 शाबान की बात करें, या हम रमज़ान के उम्रों की बात करें कि भाई पूरा रमज़ान उम्रे के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं मक्के में और मदीने में, और जो ज़ियारात के हवाले से अगर बात करें तो जो लोग यहाँ जाते हैं किसी भी तरीके से जाते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर 24 घंटे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई सादा आदमी नज़र आ जाए, कोई ऐसी फैमिली नज़र आ जाए जो परेशान हो, रो रही हो, दुआ मांग रही हो, तो फौरन उसके पास जाते हैं और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उनके हाथ में एक वॉकर भी होती है, उसमें बच्ची होती है छोटी सी कि हम 3 लोग थे, जेब कट गई, हम किधर सोए हैं। अच्छा, एक आदमी सोचता है परदेश है, हम तो होटल में सो रहे हैं, ये वाकई हमारे मुल्क के लोग हैं और ये वो, तो वो मेरे ख्याल में महीने में लाखों डॉलर कमा लेते होंगे, क्योंकि दिन में अगर 6, 8, 10 लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया और 500, 600 डॉलर खींचे लोगों से
और दिन के 6-5 हज़ार डॉलर कमा लिए तो आप लगा लें, इनका तो कोई अंदाजा ही नहीं है कितनी रकम कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस वक्त ये नहीं मालूम कि इस वक्त जो वहां पर आपके पैनल में लोग बैठे हुए हैं इसमें कौन मिडिल क्लास है कौन पैसे वाला है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में 80% आवाम जो है, जब से ये पेट्रोल 332 रुपए का हुआ, आटा 1800 रुपए का 10 किलो हुआ, पेट्रोल कुकिंग ऑयल जो है वो चला गया है कोई 600 से 800 रुपए लीटर के ऊपर। तो इस वक्त मैं किसी भी पाकिस्तानी को भिखारी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बता दूं, लोग 2 वक्त का खाना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली छोड़ चुकी हैं। कोई सोच सकता था कि 2 बसें आप जब एक शहर में सफर करते हैं, कह रहे हैं जफर अब्बास साहब कि मिडिल क्लास तबके पे बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा है, सैलरी बेस्ड बंदा बड़ा परेशान हुआ है। सदर था जॉर्ज वाशिंगटन, उसने 1796 में अपनी आखिरी फेयरवेल स्पीच में, यानी 1796 में वो अपनी सदारत पूरी करके जब जा रहा था तो उसने चंद बातें कही थी। उसने कहा था, नेशंस दैट लीव देमसेल्व्स एट द मर्सी ऑफ अदर पावर्स are no longer independent or sovereign, and if they continue to seek disinterested favors from the same powers, they lose whatever freedom of action they have. तो हमने अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन गंवाई हुई है, हमने अपनी सोवरेनिटी कभी नहीं रखी, आजादी नहीं। हालांकि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हवाले से इस खित्ते में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क है, बिल्कुल, और असर रसूख भी रख सकता है। मेरे पास वक्त की किल्लत है। शमशाद साहब, वन लाइनर प्लीज। अब्बास साहब मुझे बताइएगा कि इसका हल क्या है। मैं बताता हूं। पहले तो ये है कि जो हुक्मरानियत का रोल होता है ना, मैं जब रिटायर होकर वापस आया तो उस वक्त एक दफा मैंने देखा कि रिक्शे में एक आदमी 5, 7, 8 बच्चे बिठाए हुए और लाल बत्ती क्रॉस कर, मैंने जल्दी से जाके गाड़ी अपनी उसके सामने खड़ी की, उसको रोका कि तुम्हें पता है कि तुमने इन बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला और तुमने कानून तोड़ा। उसने मेरी तरफ देखा, कहता जी सर जी तुसी केड़े कानून की गल करते हो, ए जेड़ा उत्ते बैठा है एक केड़े कानून नाल बैठा है, वो जनरल मुशर्रफ साहब ऊपर बैठा हुआ। तो मैं ये कहता हूं, लोग सिर्फ वो करते हैं जो हुक्मरान सिखाते हैं। अब बाकी रहा हल की बात, हल एक ऐसा देना चाहता हूं क्योंकि हम हुक्मरानियत करनी हमारे। सही है सर, गॉट योर पॉइंट। आई एम आउट ऑफ टाइम राइट नाउ। जफर साहब मुझे बताएं कि वन लाइनर क्या होगा, हल क्या है इसका, वन लाइनर। देखें जी, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं फिर यही बात बोलूंगा, हम अभी इससे कोई 1000 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अभी हर घर का मसला भूख है, हर घर का मसला ट्रांसपोर्ट का किराया है, हर घर का मसला बेरोजगारी है, चोरियां डकैतियां गुरोह की शक्ल में कराची शहर में लोगों को लूटा जा रहा है। ये जो लूटने वाले हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियों में आ रहे हैं निकल के, और कोई इनको देखने वाला नहीं है। आप यकीन करें, कल एक कैमरा वाला ग्रुप लूटा, परसों लूटे, मतलब अब चोरी डकैती जो बढ़ रही है, सोचना पड़ेगा ये क्या हमारे मुल्क में चोर डकैती बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सिचुएशन। जफर साहब बहुत शुक्रिया आपका, शमशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वो शहबाज शरीफ साहब ने एक लाइन बोली थी बड़ी कमाल की, वो कहते थे कि बेगर्स कैंट बी चूजर्स। ये कौम बनेगी, अजीम कौम बनेगी, बड़ी ताकतवर कौम बनेगी, और हम खड़े होंगे अपने पांव पे। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं, बेकारी को कौन पूछता है। तो जनाब वक्त आ गया है झांकने का और समझने का। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह।